हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा वैश्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल, जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है। और यही टॉपिक एनसीईआरटी और एमपी स्टेट बोर्ड में भी है, लेकिन वहाँ पर इसका जो नाम दिया है वो क्रैमर्स रूल नहीं है, वहाँ पर उसको बोला गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों ही मेथड का सेम है, लेकिन सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, मतलब जो राइटिंग वे है, वो दोनों का अलग है। तो इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टॉपिक देख रहे हैं क्रैमर्स रूल। किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल। तो देखिए, क्रैमर्स रूल के लिए हमको सबसे पहले एक चीज़ को जानना ज़रूरी है, वो है डिटर्मिनेंट। देखिए, डिटर्मिनेंट मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक का एक पेज इंसर्ट कर लिया है। डिटर्मिनेंट क्या, तो जो हमारे नंबर्स होंगे उन नंबर्स का यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है। देखिए, तो जो भी हमारे नंबर्स है उन नंबर को हम दो लाइंस के अंदर इनक्लोज करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैं साइड में भी लिख रहा हूँ, ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली। और यहाँ पर अब मैं इनको, ये ए, बी और सी और डी, ये चार एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनको हम एलिमेंट कहते हैं स्टूडेंट। देखिए, ये जो है ये डिटरमिनेंट का फॉर्म है। दो लाइंस या दो बार के अंदर इनक्लोज जो वैल्यूज होंगी उनको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट जो होता है वो देखिए, उनको रो और कॉलम में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, ये जो है इनको हम कहते हैं कॉलम्स। दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। उसी तरह से इनको हम कहते हैं रो, ROW, रो 1, और इसे हम कहेंगे रो 2। ओके, तो देखिए यहां पर चार एलिमेंट्स है, A B C D। अब यहां पर एलिमेंट्स का मतलब क्या है, तो एलिमेंट्स मतलब हमारे नंबर, रियल नंबर, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर A B C D ये चार नंबर्स होंगे। और पहले A और B को अगर मैं इसको हॉरिजेंटली देख रहा हूं लाइक दिस, तो ये हो गया मेरा रो 1 और नीचे का हो गया मेरा रो 2। ओके, अब अगर मैं इसको वर्टिकली देख रहा हूं तो ये हो गया मेरा कॉलम 1 और ये हो गया मेरा कॉलम 2। तो मतलब यहां पर दो रो और दो कॉलम्स है। तो इसीलिए इस डिटरमिनेंट को 2/2 डिटरमिनेंट भी कहा जाता है। 2/2, तो 2/2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो हम 2/2 को कुछ इस तरह से लिखते हैं। और अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा, तो यहां पर 4। तो देखिए यहां पर ओवरऑल 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। हायर स्टैंडर्ड्स में आप 3/3 डिटरमिनेंट्स को भी पढ़ोगे, मतलब जहां पर 9 एलिमेंट्स होंगे, या फिर 3/2 डिटरमिनेंट भी होगा, या फिर 2/3 डिटरमिनेंट भी होगा। मतलब डिटरमिनेंट के नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पर डिसाइड होता है कि उस डिटरमिनेंट का नाम क्या होगा। जैसे देखिए, यहां पर जो है दो रो और दो कॉलम्स है, इसलिए इसको हम कहते हैं 2/2 डिटरमिनेंट। अगर समझ लीजिए 3 रो और 3 कॉलम होते तो फिर हम इसको कहते हैं 3/3 डिटरमिनेंट। अगर 2 रो 3 कॉलम होते तो इसको हम कहते हैं 2/3, और वाइस वर्सा उसी तरह से 3/2। तो हमारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हमको सिर्फ 2/2 डिटरमिनेंट ही दिया है। मतलब जो हमने यहाँ पर लिखा है ये वाला, बस यही डिटरमिनेंट हमको यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ लिखा है यही डिटरमिनेंट हमको दिया है, 2/2 डिटरमिनेंट। ओके, तो हमको कोई और डिटरमिनेंट यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, तो हमारा ऑर्डर ये फिक्स रहेगा। तो चलिए इसके और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये 2/2 डिटरमिनेंट है, इसलिए इसे डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2, दैट इज इस डिटरमिनेंट को हम डिग्री 2 वाला डिटरमिनेंट भी कहेंगे। अगर समझ लीजिए 3/3, मतलब ओवरऑल 3 रो 3 कॉलम अगर होते थे तो हम उसकी डिग्री कहते थे 3। ओके, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में 2/2 ही डिटरमिनेंट है, तो हमको ये वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ 2/2 या फिर ये जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इस डिटरमिनेंट को ही हमको देखना है। तो A B C D ये चार एलिमेंट्स है, उसमें से A B ये फर्स्ट रो में है, C D ये सेकंड रो में है। और अगर हम कॉलम वाइज जाएंगे तो A C ये फर्स्ट कॉलम में है और B D ये सेकंड कॉलम में है। अब ये तो था डिटरमिनेंट को लिखेंगे कैसे। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए।
तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें अभी निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका अभी यूज़ हमको फिलहाल नहीं है। ओके, तो अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट और लास्ट वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट और लास्ट मतलब ए और डी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, और सेकंड और थर्ड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। और एक चीज को ध्यान में रखिएगा, सीक्वेंस हमको चेंज नहीं करना है। तो पहला सीक्वेंस मैंने बताया है a मल्टीप्लाइड बाय डी, तो यहां पर अगर मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय डी, फिर यहां पर माइनस साइन होगा और फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बचे हुए एलिमेंट है b मल्टीप्लाइड बाय c, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो स्टूडेंट देखिए ये हो गया मेथड टू सॉल्व द डिटरमिनेंट, a मल्टीप्लाइड बाय d माइनस, ये माइनस साइन ध्यान में रखिएगा, ये सॉल्व करने के प्रोसीजर का माइनस साइन है, ये किसी एलिमेंट का साइन हमने फिलहाल नहीं लिया है। यहां तो हमने एलिमेंट अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा है, तो अल्फाबेट को कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन यहाँ पर जो है वो डिटरमिनेंट के प्रोसीजर का साइन आया है। तो a मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c, तो ये है प्रोसीजर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। ओके, तो ये डिटरमिनेंट का प्रोसीजर आपके टेक्स्ट बुक में भी यहां पर दिया है, देख लीजिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये चीज दिया है, ए डी मतलब a मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस b मल्टीप्लाइड बाय c। ओके, तो ये था प्रोसीजर टू सॉल्व डिटरमिनेंट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पर देखते हैं कि अगर कोई एग्जाम्पल हमको दिया है तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से हम किसी डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, तो हमारे टेक्स्ट बुक में ही कुछ एग्जाम्पल है, तो उन्हीं को हम देखते हैं। तो नीचे हमारे पास देखिए यहां कुछ एग्जाम्पल्स हमको दिए हैं। तो यहां डिटरमिनेंट का वैल्यू, अब देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू, अब ये जो एक चीज यहां दिया है ये हमने डिस्कस नहीं किया। देखिए ये जो एक हमको यहां पर एक चीज प्रोवाइड किया है, नाम, नेम ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखिए नेम ऑफ डिटरमिनेंट हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि उसका नाम कैपिटल अल्फाबेट हो। जैसे यहां पर दिया है A N B, तो हमारे पास 26 अल्फाबेट है, कोई भी एक अल्फाबेट एज अ नेम ऑफ डिटरमिनेंट हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको डिटरमिनेंट का नाम A दिया है, तो इसी डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू है, यहां पर वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर दिया है, तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लिखता हूं, A इज इक्वल्स टू 5। अब यहां पर वेरिएबल के बजाय मेरे पास नंबर्स है, एक्चुअल नंबर्स 5, 3, 7 और 9। तो अब मुझे अगर इनको सॉल्व करना है तो प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा। देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था, यहां पर भी हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है जो ग्रीन अंडरलाइन है, देख लीजिए यहां पर कर्सर के पास पॉइंटर जहां पे मैं अभी रोटेट कर रहा हूं, AD मल्टीप्लाई माइनस BC, मतलब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे फर्स्ट है 5 मल्टीप्लाइड बाय 9। अगर आप इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहां पर सभी वैल्यूज पॉजिटिव दी है, लेकिन कोई वैल्यू नेगेटिव अगर रहा तो आपको उसको कैलकुलेट करने में ज्यादा इजी जाएगा। माइनस, अब ये माइनस साइन जो है ये हमारा माइनस साइन रहेगा फॉर्मूले का। उसके बाद बचे हुए दो नंबर, तो 7 और 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन की वैल्यूज हम लिख लेते हैं, 5 9 जा 45 और 3 7 जा 21। तो अब इनका सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 1, तो ये हो गया 4, 4 माइनस 2 ये हो गया 2, तो मेरा आंसर आ गया 24। ओके, तो ये हो गया मेरा डिटरमिनेंट, मतलब ए का जो आंसर मुझे मिला है, ठीक है, आंसर मैं अलग लिखा हूं, सो ए का जो आंसर मेरे पास है वो मुझे मिला है 24। ओके, तो देखिए
ये आंसर यहाँ पर हमने सॉल्व करके निकाला है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है a इज इक्वल टू 24 बिकॉज 24 इज माई आंसर। ओके, चलिए एक और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। यहीं पर हमारे पास डिटर्मिनेंट हमको प्रोवाइड किए हैं, तो उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम क्रैमर्स रूल पर नहीं गए हैं, हम सिर्फ मेथड देख रहे हैं हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। ओके, तो देखिए दूसरा डिटर्मिनेंट जो है वो है हमारे पास n। तो यहाँ पर मेरा n का वैल्यू यहीं पर दिया है, तो मैं यहीं पर उसको सॉल्व करूंगा। इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि माइनस साइन अगर आपके पास है तो और प्लस भी है तो भी ब्रैकेट में लीजिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ माइनस साइन है तो ये हमको कम में आएगा। सो -8 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये माइनस साइन फॉर्मूले का है, इंटू इन ब्रैकेट अगेन बची हुई दो वैल्यूज, तो बची हुई वैल्यूज है -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, अब देखिए 8 2 जा 16, लेकिन माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस, तो यहां पे हो जाएगा -16। नेक्स्ट माइनस इंटू इन ब्रैकेट, अभी यहां का ब्रैकेट रिमूव नहीं कर सकते, तो देखिए माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, फिर से इज इक्वल टू आगे, अब -16 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस, ये दो माइनस साइन है, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस अब यहां पर बाहर तो कुछ नहीं है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 6, तो सिर्फ साइन का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब देखिए यहां पर मुझे आंसर क्या मिलेगा, ये है -16 और ये है +6, तो मेरा आंसर हो जाएगा -10, क्योंकि एक साइन पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो मुझे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 16 - 6 हो गया 10, एंड साइन ऑफ अ लार्जर नंबर, तो मेरा लार्जर नंबर है 16 और 16 का साइन है मेरा माइनस, तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा -10, मतलब इसका आंसर मुझे मिल जाएगा -10। ठीक है, तो ये थे हमको जो क्वेश्चंस दिए थे उसके हमने कुछ डिटर्मिनेंट यहाँ पे सॉल्व करके देखे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट है, अभी तक हमने क्रैमर्स रूल को नहीं पढ़ा है। तो चलिए अब हम जंप करते हैं क्रैमर्स रूल के ऊपर। तो इससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। देखिए तो क्रैमर्स रूल के लिए तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही एक पेज है, पेज नंबर 11। चलिए तो यहाँ पर हमको क्रैमर्स रूल का मेथड दिया है। सबसे पहले हमको क्रैमर्स रूल में क्या करना है, देखिए तो यहीं पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर जो मुझे इक्वेशन है a1x + b1, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं मैं इसको ताकि आपको प्रॉपरली ये दिखे। देखिए इक्वेशन है a1x + b1y = c1। तो ये हमारे दो इक्वेशन, देखिए हमको टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे जो इसके पहले भी थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशन होंगे प्रॉब्लम के अंदर। तो उसको हमको कन्वर्ट करना है a1x + b1y = c1 के फॉर्म में, और दूसरा इक्वेशन a2x + b2y = c2 के फॉर्म में। इसके बाद ये प्रोसीजर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब देखिए इसके बाद हमको क्या मिलेगा, ये तो हमारे इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब इक्वेशन में हमारे पास a1x + b1y = c1 ये इक्वेशन थे। a1x + b1y = c1, ये हमारा पहला इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दूसरा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, a2x +
B2Y इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए। अब डिटर्मिनेंट मेथड से हम मतलब हमको क्रैमर्स रूल यहां पर अप्लाई करना है। तो क्रैमर्स रूल किस तरह से पार्ट प्ले करता है देखिए, तो क्रैमर्स रूल क्या होगा, तो यहां पर मुझे क्रैमर्स रूल के लिए तीन चीजें ढूंढना होंगी, मतलब तीन डिटर्मिनेंट ढूंढना होगा। पहला डिटर्मिनेंट होगा मेरा D, और ये स्टूडेंट देखिए ये नाम फिक्स रहेंगे, ये अल्फाबेट्स मतलब ये नेम लेबल्स हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरा पहला जो अल्फाबेट है वो है D, और D फॉर डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए क्या है, A1 अपॉन A2, सॉरी नॉट A1 अपॉन A2, A1 A2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैं लिख रहा हूं A1 A2, और यहां पर आएगा B1 B2। ओके, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा पहला डिटर्मिनेंट D, ये लेटर मुझे चेंज नहीं करना है। पहले डिटर्मिनेंट के मेरे जो कोएफिशिएंट्स होंगे तो वो होगा A1 B1, मतलब पहले इक्वेशंस की कोएफिशिएंट देख लिए, A1 और B1 पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स, और दूसरे रो में होगा A2 B2 दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स। तो दूसरा मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो रहेगा dx, x d के थोड़ा नीचे निकलना है, d कैपिटल रहेगा, x आपको स्मॉल में लिखना है लेकिन थोड़ा छोटा। ओके, उसके बाद अब dx के वेरिएबल देखिए क्या होंगे, तो dx के लिए मुझे क्या करना है, तो जो x के कोएफिशिएंट है वो मैं नहीं लूंगा। यहां पर देखिए फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, x के कोएफिशिएंट कौन कौन है, A1 और A2, तो मैं A1 A2 को यहां पर नहीं लूंगा, उनके बजाय मैं यहां पर लूंगा C1 C2। मतलब देखिए ये डिटर्मिनेंट फॉर x है, डिटर्मिनेंट फॉर वेरिएबल x, और डिटर्मिनेंट फॉर वेरिएबल x में मैं x के कोएफिशिएंट नहीं लूंगा, मतलब ये x के साथ A1 A2 जो है वो उनको नहीं लूंगा, तो उनके बजाय क्या आएगा, तो उनके बजाय आएगा C1 और C2। तो देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले रेड कलर से मैंने लिखा है, तो देखिए जो रिप्लेस हुआ है ये जो रिप्लेस्ड वैल्यू है, ये रिप्लेस्ड वैल्यू मैंने C1 C2 से लिखी है। ओके, और बचा हुआ B1 B2 एज इट इज आएगा B1 B2। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट फॉर x। उसी तरह से डिटर्मिनेंट फॉर y, डिटर्मिनेंट फॉर वेरिएबल y, तो डिटर्मिनेंट फॉर y, अब देखिए जैसे dx के लिए x के कोएफिशिएंट नहीं आए थे, उसी तरह से y में y के कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे, मतलब B1 B2 नहीं आएंगे। फिर कौन रहेगा, तो B1 B2 के जगह फिर से आ जाएगा C1 और C2। ठीक है, और A1 A2 एज इट इज रहेगा। A1 A2, देखिए रिप्लेसमेंट किसका हुआ है, y के कोएफिशिएंट का। मतलब देखिए ये जो d है, ये d डायरेक्ट डिटरमिनेंट है, मतलब आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट का डिटरमिनेंट है। तो कांस्टेंट डिटरमिनेंट के अंदर हमें कांस्टेंट मतलब C1 C2 के वैल्यूज नहीं लेना है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ A1 और B1 मतलब x के और y के कोएफिशिएंट आएंगे। डिटरमिनेंट फॉर x, तो डिटरमिनेंट फॉर x में हमको x के कोएफिशिएंट नहीं लेना है, तो x के कोएफिशिएंट के बजाय x के कोएफिशिएंट कौन है, A1 A2, तो x के जगह पर कौन आ जाएगा, C1 C2। डिटरमिनेंट फॉर y, तो y के लिए कौन नहीं आएगा, y के कोएफिशिएंट नहीं आएंगे, y के कोएफिशिएंट कौन से है, B1 B2, तो y के कोएफिशिएंट के जगह पे कौन आएगा, तो y के कोएफिशिएंट के जगह पर आएगा C1 C2। तो ये हो गए डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ वेरिएबल x, डिटर्मिनेंट ऑफ वेरिएबल y। अब देखिए यहां पर x और y आए हैं, अब x और y क्यों हैं, अगर क्योंकि मेरे इक्वेशन में यहां देखिए x और y है, अगर मेरा इक्वेशन A1m प्लस B1n इक्वल टू C1 के फॉर्म में होता,
मतलब मेरी वेरिएबल कौन है, m और n, तो मेरा डिटर्मिनेंट x के बजाय आएगा dm, डिटर्मिनेंट फॉर m और डिटर्मिनेंट फॉर y, मतलब मेरे यहाँ के जो सफिक्स वेरिएबल है वो चेंज हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम में हमको जो इक्वेशन है वो x और y के फॉर्म में नहीं, m और n के या p और q के फॉर्म में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ x और डिटर्मिनेंट ऑफ y को एज इट इज रखते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये था प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्रैमर्स रूल में अभी डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट ये निकाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ x और डिटर्मिनेंट ऑफ y। तो अभी तक हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाले हैं, और अब सॉल्यूशंस देखिए, हमको तो मतलब सॉल्यूशन से हमने तो अभी तक सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है और कुछ डिटर्मिनेंट निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक वैल्यूज नहीं निकाला है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए देखिए फॉर्मूला क्या है। अब मैं यहाँ पे पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ हमने इसके पहले क्या ढूंढा था वो लिख रहा हूं। देखिए हमने क्या क्या ढूंढा है, हमने ढूंढा है डिटरमिनेंट ऑफ कांस्टेंट, हमने ढूंढा है डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल x, और हमने ढूंढा है डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल y। हमने ढूंढा है डिटरमिनेंट ऑफ वेरिएबल y। तो ये तीन चीजें हमने अभी तक ढूंढी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमको एग्जैक्टली ढूंढना क्या है, तो हमको जो ढूंढना है वो है x और y की वैल्यूज। तो x का फॉर्मूला क्या, तो देखिए इतना प्रोसीजर, मतलब ये तीन डिटरमिनेंट ढूंढने के बाद x का फॉर्मूला हमारा होगा dx अपॉन d, मतलब डिटर्मिनेंट फॉर वेरिएबल x अपॉन डिटर्मिनेंट फॉर कांस्टेंट, मतलब d, और y का लिए हमारा फॉर्मूला होगा, y मतलब वेरिएबल y का वैल्यू ढूंढने के लिए फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट। तो ये है हमारे x और y के लिए फॉर्मूले, मतलब x का फॉर्मूला dx अपॉन d और y का फॉर्मूला dy अपॉन d। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम यहां पर सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, प्रैक्टिस सेट का ही एक एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली ले रहा हूं। तो प्रैक्टिस सेट का पहला एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट 1.3। तो इसका एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, ये मेरे दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए मेरा इसके साथ मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रहा हूं, तो a1 का वैल्यू मेरा मिल रहा है मुझे 3, सो a1 का वैल्यू है मेरे पास 3, b1 का वैल्यू मुझे मिल रहा है -4। ओके, b1 का वैल्यू, साइन को ध्यान में रखिएगा प्रॉपरली, b1 का वैल्यू मेरा है -4 और c1 का वैल्यू मुझे मिल रहा है +10। ओके, तो ये हो गया मेरा एक इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन के a1 b1 c1। दूसरे मुझे निकालना है इसी तरह से a2 b2 और c2। चलिए, तो a2 का वैल्यू मेरा है, दूसरा इक्वेशन का अगर मैं करता हूं तो 4, मतलब +4 ऑब्वियसली। b2 का वैल्यू मेरा है 3, b2 का वैल्यू है 3 और c2 का वैल्यू है 5। तो ये सारी वैल्यूज मेरी हो चुकी है, मैंने सब वैल्यूज को यहां पर लिख लिया है। चलिए अब मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मेरा प्रोसीजर तो फिक्स है। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक डिटरमिनेंट मुझे निकालना है। चलिए, तो पहला डिटरमिनेंट मैं निकाल रहा हूं d। तो d का फॉर्मूला एक बार याद कीजिए, d का फॉर्मूला क्या था,
A1, A2, B1 और B2। मतलब इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू। अब यहां पर वैल्यूज रख दीजिए, यहां पे अभी कैलकुलेट नहीं करना है, यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे। चलिए, तो यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं। तो A1 का वैल्यू मेरे पास है 3, B1 का वैल्यू मेरे पास है -4, A2 का वैल्यू मेरे पास है 4 और B2 का वैल्यू मेरे पास है 3। देखिए, वैल्यूज प्रॉपरली रखना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी वैल्यूज आ चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन, अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, ये जो माइनस है ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का माइनस है, उसके बाद -4 इंटू 3। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। चलिए, तो अब आगे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो आगे सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल रहा है? देयरफॉर इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस, 4 3 जा 12। उसके बाद 9 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, तो ये हो गया +12। अब 9 + 12 कितना हो जाएगा? तो 9 प्लस हो गया है 21। ओके, तो सॉरी, एक गड़बड़ यहाँ पर मुझसे हुई है। देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू मैंने लिखा है ये वैल्यू 3 नहीं है, ये वैल्यू 4 है। देखिए, -4 4, तो एक गड़बड़ मुझसे हुई है, तो मैं उसे करेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके वजह से हमारे आंसर में फर्क गिरेगा। देखिए, तो ठीक है, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 जा 9 और 4 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 16। ओके, तो -16 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा +16 और 9 + 16 मतलब 25। ठीक है, तो ये 25 कौन है? ये है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू मुझे मिल गया 25। अब फिर से उसके आगे का हमको सॉल्व करना है। चलिए, अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट मेरा क्या था? याद कीजिए, मेरा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट था dx। तो dx का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, मुझे x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना था कांस्टेंट से, तो यहां पर c1 और c2 आएगा और यहां पर रहेगा b1 और b2 एज इट इज, मतलब मेरे y के कोएफिशिएंट चेंज नहीं होंगे। इज इक्वल्स टू, अब मेरी वैल्यूज, तो वैल्यूज यहां पर रख दीजिए। देखिए, c1 का वैल्यू था 10 और जबकि मेरे b1 का वैल्यू था -4। ओके, c2 का जो वैल्यू मुझे मिला था, c2 का वैल्यू हमारे इक्वेशन में हमने निकाला था 5 और b2 का जो वैल्यू था वो था 3। ओके, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप अर्लियर वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, अभी हमने लिखा है इसको। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वही प्रोसीजर फिर से फॉलो करना है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस, अब यहां पर जो माइनस है, पहला साइन ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, फिर -4 मल्टीप्लाइड बाय 5। देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 3 जा 30। अब यहीं पर मैं एक सॉल्व कर रहा हूं। देखो, देखिए यहां पर माइनस इंटू प्लस बिकम, ऑब्वियसली आंसर माइनस आएगा, तो मैं ये माइनस को अभी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मतलब मेरा एक स्टेप कम हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस और 4 5 जा 20। सो 30 + 20, तो 30 + 20 हो गया मेरा 50। देखिए, मेरा d यहीं पर है, तो मैं x को ढूंढ सकता हूं। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, तो x का फॉर्मूला क्या था? तो x का फॉर्मूला था dx अपॉन d। तो dx अपॉन d, तो मेरा dx का वैल्यू मिला है मुझे 50
और मेरे डी का वैल्यू मुझे मिला है 25। सो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। सो therefore x is equals to 2। थोड़ा अच्छे से मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखिए therefore x is equals to 2। ओके, अब देखिए इसके पहले हमने क्या किया था, अगर हमको x का वैल्यू मिल जाता है तो हम किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रखते थे और उसको y का वैल्यू निकाल लेते थे। यहां हम वो नहीं कर सकते, हमको y का वैल्यू भी प्रोसीजर ही निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो हमने डिटरमिनेंट वाला प्रोसीजर किया है तो ये x के लिए किया है, इसी तरह का प्रोसीजर हमको y के लिए भी करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम जो प्रोसीजर करेंगे वो y के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट, सो प्रोसीजर फॉर y, तो dy फॉर्मूला। अब देखिए यहां पर x के कोएफिशिएंट चेंज नहीं होंगे, a1 a2 जैसा का वैसा रहेगा। यहां पर y के कोएफिशिएंट मतलब b1 b2 के बजाय आ जाएगा c1 और c2। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो मेरे पास a1 a2 का वैल्यू क्या है, तो a1 का वैल्यू है 3 और a2 का वैल्यू है 4, जबकि c1 का वैल्यू है 10 और c2 का वैल्यू है 5। ओके, चलिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब मल्टीप्लिकेशन का एक स्टेप मैं और रिड्यूस कर सकता हूं, तो मैं इसी स्टेप में मतलब इसी कैलकुलेशन में वो स्टेप रिड्यूस कर रहा हूं। देखिए क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, 3 5 जा 15 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, 3 5 जा 15 माइनस, क्योंकि कोई भी साइन माइनस नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूले का साइन माइनस है, इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन यहां पे मैं कर रहा हूं। और 10 4 जा 40, नॉट 46। ओके 40। अब देखिए यहां पर देयरफॉर मुझे dy का वैल्यू क्या मिल रहा है, dy इज इक्वल्स टू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, तो 40 माइनस 15 मतलब 25, लेकिन साइन ऑफ अ लार्जर नंबर 40 इज माइनस, तो आंसर आएगा मेरा -25। तो मुझे dy का वैल्यू मिल चुका है। सो देयरफॉर मेरा y का वैल्यू, तो y का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, तो याद कीजिए y के लिए फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब dy अपॉन d। तो डिटर्मिनेंट ऑफ dy का वैल्यू मुझे मिला है -25 और मेरे कांस्टेंट d का वैल्यू मुझे मिला है, देखिए यहां पर लिखा है हमने, तो कांस्टेंट का वैल्यू है 25। सो 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, तो मुझे यहां पर आंसर मिलेगा -1, क्योंकि ये माइनस साइन भी है यहां पर। तो देयरफॉर मेरे y का वैल्यू यहां पर हो चुका है, y इज इक्वल्स टू -1। तो देखिए x का वैल्यू मुझे मिला था 2 और y का वैल्यू मुझे मिला है -1। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -1 इज सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया मेरा एक प्रॉब्लम। अब इसी ही मेथड से मुझे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए आज हमने कॉन्सेप्ट प्लस एक प्रॉब्लम लिया है, कल का हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये पूरा का पूरा इस प्रैक्टिस सेट के रिमेनिंग प्रॉब्लम के ऊपर रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।